हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट। ये टॉपिक सीए इंटर, सीएस इंटर और सीएम इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर एक अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉर्मली ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है। इसका मतलब होता है कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल तभी माना जाएगा जब उसमें से दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। नंबर 1, प्राइस हमेशा सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। नंबर 2, बायर इज नॉट रिलेटेड पर्सन, मतलब जो खरीद रहा है वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। प्राइस हमेशा मनी के टर्म्स में होना चाहिए। अगर प्राइस मनी के टर्म्स में नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू सेक्शन 15 की अकॉर्डिंग नहीं निकलेगी, उसकी वैल्यू निकलेगी रूल्स के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं आगे। सेक्शन 15(2) बोलता है, सेक्शन 15(2) बताता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए प्लस इंक्लूजन। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 15(2) सबसेक्शन ए की। इसमें बोला गया है कि कोई भी टैक्स होगा अदर देन जीएसटी, सपोज करो एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट एटसेट्रा। सेक्शन 15(2) सबसेक्शन बी इसमें बताता है कि बायर ने अगर कोई भी अमाउंट पे किया हुआ है तो वह वैल्यू के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सेक्शन 15(2) सबसेक्शन सी इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं तो वो भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। सेक्शन 15(2)D इंटरेस्ट एंड लेट फी, अगर कोई भी पे की गई है सप्लाई के अंदर तो वो भी वैल्यू में इंक्लूड किए जाएंगे। सेक्शन 15(2) सबसेक्शन ई, कोई भी सब्सिडी रिसीव्ड हुई है किसी भी पर्सन से तो वो इंक्लूड की जाएगी अदर देन गवर्नमेंट। चलो अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं सेक्शन 15(2) को। सबसे पहले सेक्शन 15(2)A इसमें बताता है कि कोई भी टैक्सेस पे किए गए हैं तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई अदर देन जीएसटी, मतलब जीएसटी को छोड़ के जितने भी टैक्सेस पे किए गए हैं सप्लाई के लिए तो उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लेंगे। सेक्शन 15(2)B अमाउंट पेड बाय बायर। सेक्शन 15(2)B कहता है कि अगर कोई भी अमाउंट पे किया है बायर ने और वो उसकी लायबिलिटी थी पे करने की सप्लायर की, तो जितना भी अमाउंट बायर ने पे किया गया वो सारा का सारा सप्लाई की वैल्यू मान ली जाएगी और उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सेक्शन 15(2)C इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पेड बाय बायर, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पेड बाय सप्लायर। कोई भी खर्चा अगर सप्लायर ने उस सप्लाई को फुलफिल करने में किया गया है तो सारा का सारा खर्चा जो है वो 15(2)C में वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अब बात करते हैं 15(2)D इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी। सेक्शन 15(2)D बात करता है इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। इसमें दो तरीके के होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस और डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस और डिपॉजिट, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस और डिपॉजिट। अगर कोई भी इंटरेस्ट लोन और एडवांसेस पे दिया गया है, अगर कोई इंटरेस्ट लोन और एडवांसेस पे दिया गया है तो उसको सप्लाई की वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। ये एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन दी गई है, यानी कि किसी सप्लाई की पेमेंट 30 दिन में हो जानी चाहिए थी, लेकिन बायर जो है 30 दिन में पेमेंट नहीं कर पाया और उस पर पेनल्टी लग गई और उस पर इंटरेस्ट भी लग गया, तो वो वाली इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो उसमें सप्लाई में इंक्लूड कर दी जाएगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि वैल्यू के
अंदर जब भी इंटरेस्ट की बात आएगी तो दो तरीके के ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो है लोन और एडवांसेस नहीं होना चाहिए, और इंटरेस्ट जो पे किया गया है वो डेली पेमेंट के लिए किया गया। अगर इंटरेस्ट लोन एंड एडवांसेस में किया गया है तो वो तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, अगर वो डेली पेमेंट के लिए किया गया तो वो टैक्सेबल है। अब इसमें बातें क्या ध्यान रखनी है वो समझते हैं। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 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 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। इसकी टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगी? जब एक्चुअली में अमाउंट रिसीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट रिसीव हो जाएगा। व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, और इस पे जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा वो लगेगा जो ओरिजिनल रेट ऑफ टैक्स सप्लाई के ऊपर लगा हुआ था, वही सेम टू सेम जो रेट लगेगी वो भी इस पे एप्लीकेबल होगी। सपोज करो कि ओरिजिनल सप्लाई 5%, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी 5%। अब बात करते हैं सेक्शन 15(2)(e) की, सब्सिडी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। तो सब्सिडी भी दो तरह की होती है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होगी, कभी भी इंक्लूड नहीं होगी, चाहे लिंक हो या ना हो। लेकिन दूसरे एंड पे सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स, इसके अंदर दो कंडीशन देखी जाएंगी। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्राइस सब्सिडी जो है लिंक टू द प्राइस ऑफ सप्लाई तो नहीं है। अगर है तो हमेशा सप्लाई में इंक्लूड रहेगा। दूसरा केस ये है कि सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स, अगर वो नॉट लिंक टू द प्राइस है, अगर वो नॉट लिंक टू द प्राइस है और वो एक लमसम अमाउंट में आ रही है, अगर वो लमसम अमाउंट में आ रही है तो वो सप्लाई की वैल्यू में ऐड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख रिसीव, तो अगर ये 5 लाख रुपए एक साथ रिसीव होते हैं तो ये नॉट लिंक टू द प्राइस मानी जाएगी और ये लमसम पेमेंट को कंसीडर की जाएगी और इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर यही 5 लाख पर यूनिट 5 रुपीज़ मिलते और ऐसे 1 लाख यूनिट बनानी थी तो ये क्या हो गया? प्राइस लिंक टू सप्लाई हो गया। तो ये ऐसे ही जो 5 रुपये मिल रहे हैं पर यूनिट के बेसिस पे, तो ये इंक्लूड कर ले जाएंगे सप्लाई की वैल्यू के अंदर। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 15(3) डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में। लेट्स स्टार्ट। डिस्काउंट दो तरीके से होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट गिवन, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई। अगर डिस्काउंट गिवन बिफोर सप्लाई है तो वो हमेशा डिडक्ट कर दिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर से। लेकिन अगर डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई है, अब जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो यहाँ से होता है, एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई। अब इसमें बात करते हैं कब ये इंक्लूड होगा, कब ये इंक्लूड नहीं होगा, कब इसकी डिडक्शन मिलेगी, कब इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलिए, एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, तो इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले कि क्या एग्रीड एट द टाइम और बिफोर सप्लाई था। ऐसा डिस्काउंट जो डिलीवरी होने से पहले एग्रीड था या नहीं। एग्रीड डिस्काउंट अगर एग्रीड है और एग्रीड नहीं है, अगर एग्रीड है तो डिडक्शन मिल जाएगी, अगर एग्रीड नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन जो एग्रीड है उसके अंदर भी हमें दो चीज़ देखनी है। क्या ये लिंक टू द इनवॉइस है? अगर लिंक टू द इनवॉइस है, यानी कि जो इनवॉइसेस गए हैं उन्हीं पे दिया गया है या किसी और पे दे दिया है, अगर उन्हीं पे दिया गया है तब तो डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन और है कि जो जिन इनवॉइस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है उतना ही पोर्शन, डिस्काउंट वाला पोर्शन रिसिपेंट ने उसका आईटीसी रिवर्स कर दिया
हो तभी डिस्काउंट की जो है डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। और इसके लिए एक डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है सप्लायर को। गुड। आओ एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं इसका फटाफट से। तो सेक्शन 15 क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाती है? वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 निकाली जाएगी। सबसे पहले सेक्शन 15(1) आता है। सेक्शन 15(1) क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉर्मली ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, जिसका मतलब है प्राइस एक्चुअली पे और पेबल। जब एक्चुअली पेड और पेबल देखा जाएगा, यानी कि किसी भी प्राइस की प्राइस 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये भी हो सकता है, वो तभी माना जाएगा जब वो प्राइस जो है सोल कंसिडरेशन होगा, यानी कि मनी की टर्म होगा, मनी की टर्म होगा। दूसरा, जो खरीदार है वो जो है हमेशा रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटेड पर्सन हुआ और मनी की जगह पे मनी प्लस कुछ भी मिला, यानी कि मनी प्लस कोई काइंड मिल गई या फिर कुछ मिल गया, तो वो सेक्शन 15(1) के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, वो CGST रूल्स के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15(2). इसके अंदर क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंक्लूड करनी है हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। सबसे पहले आता है एनी टैक्सेस अदर देन GST, अमाउंट पेड बाय बायर विच इज लायबल टू बी पेड बाय सप्लायर। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड किए जाएंगे। इंटरेस्ट लेट फी एंड लास्ट वन इज सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आइए फटाफट इसको खींचते हैं रिवीजन के अंदर। सेक्शन 15(3) डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट में सिर्फ दो ही बात याद रखनी है आपको। डिस्काउंट में सिर्फ दो ही बात रखनी है कि जो भी डिस्काउंट दिया गया वो बिफोर डिलीवरी दिया गया, आफ्टर डिलीवरी दिया गया। अगर बिफोर डिलीवरी दिया गया है तो वो डिडक्शन मिल जाएगी उसकी, डिस्काउंट की डिडक्शन मिल जाएगी वैल्यू में से। अगर बाद में दिया गया तो उसके अंदर भी दो कंडीशन देखनी होगी कि वो एग्रीड था और एग्रीड नहीं था। एग्रीड था तो डिडक्शन मिल जाएगी, अगर एग्रीड नहीं था तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर हाँ एग्रीड था तो हमें दो चीज़ें देखनी है उसके अंदर कि जो एग्रीड अमाउंट है वो जो इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस देते हैं उन्हीं के ऊपर दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो डिडक्शन मिल जाएगी। और शर्त एक यही है कि जो रिसिपेंट है उसने ही पोर्शन का उसने ITC रिवर्स कर दिया होगा अपनी 3B के अंदर, अपनी 3B में रिवर्स कर दिया हो। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और इस नोट्स का अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से नोट्स कॉपी कर लीजिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको उस टॉपिक पर नई वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।